बात करते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आखिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन दिक्कत क्या होती है डिफ्यूजन के साथ ना, कि डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। और डिफ्यूजन के हेल्प से केवल गैसेस तुम्हारे एक्सचेंज हो सकते हैं, गैसेस मतलब कि O2 एंड CO2, ठीक है ना, केवल यही दो चीज ऐसी है जो कि एक्सचेंज होगी। लेकिन जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स कि विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओनली दे कैन नॉट मीट देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसी कारण से इनको एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। दूसरा, water and mineral salts are absorbed in the root region which needs to be transported to other parts। अगर तुम पानी की बात करोगे, पानी या मिनरल सॉल्ट्स, तो वो एब्जॉर्ब कहां से कर रहे हैं, रूट से। लेकिन उस पानी की जरूरत, उस मिनरल सॉल्ट की जरूरत पूरे प्लांट को है। तो रूट सिस्टम से हमें पूरे सूट सिस्टम तक पानी क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इन द सेम मैनर फूड कहां पर सिंथेसाइज होता है, फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीफ एरिया। जो सूट सिस्टम होता है वहां पर तुम्हारी खाना बन रहा है, लेकिन खाने की जरूरत फिर से क्या है, पूरे के पूरे प्लांट को है। इसलिए आपका फूड का भी ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है। सो दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई प्लांट रिक्वायर ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट कि हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। थोड़ा सा चलते हैं नीचे की तरफ, बेसिक फैक्ट्स कुछ हमारा है। चलो, जब तुम ट्रांसपोर्ट पाथवे की बात करते हो ना, तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है। पहला होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट पाथवे हम लोग स्टडी करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 9th, आपने 9th में पढ़ा भी होगा। तो मैंने इसके केवल बेसिक फंडामेंटल फैक्ट को यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जाइलम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वाई कॉम्प्लेक्स? बिकॉज जाइलम कंटेन्स 4 एलिमेंट, जाइलम के अंदर में 4 अलग अलग एलिमेंट मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इसलिए हमने इसे नाम दिया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट। जाइलम क्या करता है, रूट सिस्टम से लेकर पानी को एरियल पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एरियल पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका फंक्शन, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट। अब बात करते हैं तुम्हारे 4 एलिमेंट की, जाइलम में कौन कौन सी 4 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है। जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है, सेकेंड वन इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ऑल्सो नोन एज जाइलम फाइबर, थर्ड वन इज जाइलम वेसल एंड फोर्थ वन इज जाइलम ट्रैकिड। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड। अगर ध्यान दोगे ना, तो आउट ऑफ द 4 एलिमेंट, जाइलम की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द 4 एलिमेंट ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, केवल यही लिविंग होता है। बाकी ये तीनों, स्क्लेरेन्काइमा, इसके बाद ट्रैकिड और वेसल, ये तीनों ही कैसे होते हैं, डेड इन नेचर होते हैं। जाइलम वेसल के बारे में याद रखना, मल्टी सेलुलर होता है, जबकि जाइलम ट्रैकिड जो होती है इलोंगेटेड होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है। दोनों ही सेल, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड कैसे होते हैं, डेड होते हैं। और इनके सेल के अंदर में डिपोजिशन पाया जाता है किसका, लिग्निन का। तो लिग्निन इज ए टाइप ऑफ केमिकल। ठीक है ना, प्लांट्स में 3 तरह के केमिकल आपको सुनने में मिलेगा। एक होता है सेलुलोज, सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरी होती है सुबेरीन, ये बेसिकली ब्रांचेज में पाए जाते हैं, लीव्स के बेस में पाए जाते हैं। और तीसरा होता है लिग्निन, लिग्निन इज अनदर टाइप ऑफ बायोकेमिकल। तो इनके अंदर में, जाइलम वेसल और ट्रैकिड के अंदर में तुम्हारा लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, और नेचर वाइज कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट मिलकर बनाती है आपकी जाइलम को, जाइलम पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वेसल एंड ट्रैकिड। इसमें ध्यान देना है, ओनली जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड दे आर नोन एज ट्रैकरी एलिमेंट। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि वाटर का जो कंडक्शन होता है ना आपका, ये प्लांट्स के केस में, इसमें यही दोनों सेल आपका ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, जाइलम वेसल और ट्रैकिड, इसलिए कलेक्टिवली इनको हम ट्रैकरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम। जाइलम तो हो गया पूरा का पूरा, फ्लोएम पे आते हैं।
फ्लोएम इज अगेन ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये भी कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये भी 4 सेल से मिलकर बनता है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब दूसरी, जाइलम की फंक्शन होती थी वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, उसी ढंग से फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स। तो ध्यान देना है कि कंडक्शन, जब फूड की बात करते हैं ना, तो हम 2 वर्ड यूज करेंगे, सोर्स और सिंक। जहां पर फूड बनेगा उसको हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है। तो लीफ में आपका खाना बन रहा है तो लीफ को हम मानते हैं सोर्स, और जहां पर उस खाने की जरूरत होगी उसको हम बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो आपका फूड कंडक्शन होता है सोर्स से सिंक की तरफ। तो सोर्स तो आपका लीफ होता है, सिंक में आपका पूरा का पूरा प्लांट पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसलिए एक और चीज याद रखिएगा, जाइलम के केस में जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। हमेशा किधर से किधर होगा? नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि रूट से सूट की ओर, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लोएम की बात करेंगे ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, तो ये कैसा होता है? ये होता है आपका मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। इसका मतलब कि खाना आपके लीफ से स्टेम में भी जाएगा, खाना आपका लीफ से ब्रांचेज में भी जाता है, खाना आपका लीफ से रूट के तरफ भी जाता है। इसका मतलब कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इसलिए फ्लोएम में जब ट्रांसपोर्ट होगा तो मल्टी डायरेक्शनल होगा, जाइलम में जब ट्रांसपोर्ट होगा तो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। अगेन, जाइलम कंटेन्स 4 एलिमेंट। कितने एलिमेंट पाए जाते हैं जाइलम में? 4। पहला होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा होता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ऑल्सो नॉन एज फ्लोएम फाइबर, थर्ड वन इज सीव ट्यूब, एंड फोर्थ वन इज कंपेनियन सेल। तो ये 4 सेल मिलकर आपका क्या बनाते हैं? फ्लोएम बनाते हैं। अब अगेन, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ना कि जब जाइलम के केस में केवल एक एलिमेंट आपका लिविंग होता है, 3 डेड होता है। फ्लोएम में इसका उल्टा है, फ्लोएम में 3 एलिमेंट आपके लिविंग है। कौन कौन सा? फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, सीव ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है। केवल ये जो फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है ना, ये केवल जो आपकी है ये कैसी है? दिस वन इज नॉन लिविंग, या फिर इसको आप डेड भी कह सकते हो, ठीक है ना। दिस वन इज डेड इन नेचर। तो ये एक डिफरेंस याद रखिएगा। आउट ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ जाइलम, 3 एलिमेंट्स आर डेड एंड 1 इज लिविंग। फ्लोएम में उल्टा हो जाता है, 3 एलिमेंट्स आर लिविंग एंड 1 इज डेड। तो यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू? जाइलम फ्लोएम क्लियर हो गया होगा, क्या क्या होता है जाइलम और फ्लोएम के अंदर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये बहुत लंबी चौड़ टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी सी टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। बेसिकली 2 चीज की एब्जॉर्प्शन आपकी होगी, एक मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग मिनरल के एब्जॉर्प्शन पे आते हैं, इसके लिए क्या खास है जो कि वाटर में नहीं पाया जाता है। तो पहले तो ध्यान देना है कि जो मिनरल पाई जाती है ये पाई कहाँ जाती है? मान लेते हैं ये हमारा एक आपका ये है प्लांट है, प्लांट का ये आपका नीचे का रूटिंग सिस्टम है, टैप रूट है, और ऊपर में ये हमारी प्लांट है जिसपे लीफ लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो रूट का जो हेयर होता है ना, ये सॉइल पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में रहता है। ये आपकी सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल में 2 चीजें आपको पाई जाएंगी। पहली चीज आपकी पाई जाती है यहाँ पर वाटर, और साथ में इसमें पाया जाता है आपका मिनरल सॉल्ट, ठीक है ना। बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सॉइल के पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। तो मिनरल्स का फ्लो होगा कहां से? सॉइल से रूट के अंदर, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जहां पर आपकी ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा ना, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जहां पर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है वहां पर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो मिनरल सॉल्ट जो होते हैं ना, ये तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर आप मिनरल की बात कर रहे हैं तो मोस्टली मिनरल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड चीज को कंज्यूम करने के लिए मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है, वेयर दे रिक्वायर एटीपी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। मतलब कि बाहर से आपका एक मिनरल को इस प्लांट के अंदर डालने के लिए एटीपी आपका प्लांट कंज्यूम करेगा। इसी कारण से इसको हम कैसा प्रोसेस बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। आपको डिफ्यूजन याद है ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का परिभाषा, उसमें क्या होता था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है ना। व्हेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इट इज रेफर्ड एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ। क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स एटीपी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट्स, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एटीपी कंज्यूम होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस पाथवे से आपका मिनरल एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको याद रखना है कि वाटर एब्जॉर्प्शन दो पाथवे से हो सकता है, एक रूट प्रेशर से, दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल से। लेकिन दोनों में लिमिटेशन है। रूट प्रेशर वहीं पर काम आएगा जहां पर प्लांट आपकी बहुत छोटी हाइट की है, जैसे कि घास या फिर आपके छोटे छोटे बूसेस जो बहुत ही कम हाइट के होते हैं, वहां पर रूट प्रेशर से पानी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो प्लांट्स बहुत हाइटेड प्लांट होते हैं, टॉल प्लांट होते हैं ना, वहां पर रूट प्रेशर आपका सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए वहां पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, आपका ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म काम आता है। तो पहले तो समझना है कि रूट प्रेशर कैसे काम करता है। तो रूट प्रेशर जो होता है ये पॉजिटिव प्रेशर होती है, ठीक है ना, नेचर वाइज। अभी आपको समझाएंगे हम व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। ध्यान इस पे दो कि रूट हेयर के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होती है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे कि रूट हेयर के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये समझोगे कि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है और पानी क्या है तुम्हारा, लेस अमाउंट में है। आपको मैं ऑस्मोसिस के बेसिस पे आता हूं। ऑस्मोसिस जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करते थे, लो सॉल्ट टू हाई सॉल्ट, या इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, हाई वाटर टू लो वाटर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, HW इज फॉर हाई वाटर कंसंट्रेशन, LW इज फॉर लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस होता कैसे है, अगर किसी मीडियम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है और दूसरे मीडियम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस होगा लो सॉल्ट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ। या फिर अगर किसी मीडियम में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे मीडियम में पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो फ्लो ऑफ वाटर होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन के तरफ। तो अभी जो आप देख रहे हो रूट हेयर, रूट हेयर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब कि रूट हेयर के अंदर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और पानी का कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कम है। तो क्या होगी, बाहर में मिट्टी की तरफ, मिट्टी में तो सॉइल वाटर बहुत ज्यादा है, मिट्टी में तो पानी पाई जाएगी। इसका मतलब कि अगर आप मिट्टी को कंपेयर करोगे और रूट हेयर के अंदर के मीडियम को कंपेयर करोगे ना, तो सॉइल वाटर का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और रूट हेयर का लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहां ऑस्मोसिस, माय मिस्टेक, ये होगा आपका लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर होगा आपका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब कि सॉइल में जो वाटर है उसमें आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब कि इसमें आपका पानी यहाँ पर ज्यादा है लेकिन सॉल्ट यहाँ पर कम है। रूट हेयर में उल्टा है, यहाँ पर आपकी सॉल्ट तो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी यहाँ पर आपका क्या है, कम है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका, वाटर आपका माइनस में है, दैट मीन्स सॉइल वाटर से मूवमेंट होगा किधर, रूट हेयर के अंदर, फिर रूट हेयर से उसके ऊपर के सेल में,
फिर उस सेल से उसके ऊपर के सेल में, इस ढंग से ये पानी तुम्हारा अपना ट्रांसपोर्ट फॉलो करता जाएगा। ठीक है, एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो यहां पर याद रखना है, फ्रॉम रूट हेयर्स वाटर पासेस टू जाइलम एलिमेंट। रूट से कहाँ जाएगा पानी? जाइलम में। जाइलम के अंदर में अगर ध्यान दोगे तो एक तुम्हारा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव प्रेशर पूरे के पूरे जाइलम चैनल में तुम्हारी रन करेगी नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, रूट प्रेशर जो है ये केवल छोटे प्लांट्स में ही काम करता है, बड़े प्लांट में ये काम नहीं करता। ठीक है, और इसी ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए बाद में तुम्हारा एक दूसरा थ्योरी दिया गया, विच थ्योरी इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड एज कंपेयर टू रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, इसको नाम दिया गया था आपका ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, या फिर इसका दूसरा नाम था कोहेशन एडहेशन थ्योरी, या फिर इसे हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, सैप वर्ड आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं। तो सैप वर्ड देखिए कुछ नया नहीं है। जब वाटर के साथ मिनरल हम ऐड कर देते हैं ना, तब वो सैप कहलाता है। अगर केवल पानी हो तो हम उसे बोलेंगे एसेंट ऑफ वाटर। लेकिन जो पानी आपकी ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मिनरल आयंस भी होते हैं, इसलिए हम वाटर वर्ड न यूज करके क्या यूज करते हैं? सैप। तो ट्रांसपिरेशन पूल को समझोगे कि दिस इज द मेजर मेथड ऑफ एसेंट ऑफ सैप। ये पानी को और मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ चढ़ाता है, इसलिए हम बोलते हैं एसेंट। नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इसलिए इसको नाम दिया गया है एसेंट ऑफ सैप। इसको डिस्कवर करने वाले, प्रोपाउंड करने वाले थे डिक्सन एंड जॉली, इसलिए इसका एक और नाम होता है डिक्सन एंड जॉलीज थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। 1894 में इसको डिस्कवर किया गया था। अब देखो अंतर समझोगे, ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है ना, ये नेगेटिव प्रेशर होता है, जबकि रूट प्रेशर अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव प्रेशर होता है। क्यों हम बता रहे हैं? जब रूट प्रेशर होती है ना, तो वहां पानी बढ़ने के कारण आपका प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए उसे हम पॉजिटिव प्रेशर के रूप में देखेंगे। लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है ना, पानी के डिफिशियंसी के कारण तुम्हारी पुल या प्रेशर प्रोड्यूस होगी। तो चूंकि डिफिशियंट कंडीशन होता है, इसलिए इसे हम नेगेटिव प्रेशर के रूप में स्टडी करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल याद रखना है, कैसा प्रेशर है? नेगेटिव प्रेशर। कहां पर डेवलप होता है? एरियल पार्ट्स में डेवलप होता है। एरियल पार्ट्स मतलब कि लीव्स। जब लीफ आपका ट्रांसपिरेशन करेगा ना, तो वहां पर आपकी एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगी लीफ के अंदर, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन प्रेशर पुल। इट क्रिएट्स टेंशन और नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम चैनल। तो इस पुल के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण पूरे जाइलम चैनल में एक तुम्हारा नेगेटिव टेंशन या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होती है। इसको अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शुरू में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि अगर नीचे से पानी आपकी, मान लेते हैं कि पानी आपका ऐसे फ्लो करता है, ठीक है ना, ये आपका ब्रांचेज है ऊपर का, थोड़ा देखे हो, नीचे से पानी जब यहाँ रूट से जा रहा है आपका ऊपर तक, तो पानी का कॉलम कभी भी ब्रेक नहीं होता। मतलब कि कभी भी पानी के कॉलम में आपको ब्रेक या गैप आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इस पे दो प्रेशर, दो स्पेशल फोर्स काम करता है। उसका नाम होता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो पानी का कॉलम क्यों नहीं टूटता है? तो दो प्रेशर आप याद रखिए, दो फोर्स याद रखिए। कोहेशन फोर्स होता है वाटर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोहेशन फोर्स के कारण दो पानी का जो मॉलिक्यूल होगा वो आपस में क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। H2O 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 ऐसे हम लिख देते हैं। तो एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स क्रिएट करता है, एक तुम्हारा बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसको नाम देते हैं कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स किसके किसके बीच पाया जाएगा? वाटर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा फोर्स होता है एडहेशन फोर्स, ये पाया जाता है जाइलम प्लस वाटर प्लस जाइलम सेल वॉल। इसको देखो ऐसे मानो, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा जाइलम का चैनल है, तो जाइलम के अंदर में यहां पर तुम्हारा क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल में कौन सी केमिकल पाई जाती है? सेलुलोज। तो इसके अंदर तुम्हारा पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पानी फ्लो कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि पानी का मॉलिक्यूल तो हर एक मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है कोहेशन फोर्स से, लेकिन ये पानी का मॉलिक्यूल इस तरफ और इस तरफ सेल वॉल के साथ भी जुड़ा रहता है। तो तुम्हारा एक प्रेशर जनरेट होगा, एक फोर्स जनरेट होगा वाटर प्लस जाइलम के बीच में, और दूसरा जनरेट होगा वाटर प्लस वाटर के बीच में। तो ये जो तुम्हारा दो फोर्स है ना,
ये पानी के चैनल को बिल्कुल स्ट्रेट बनाकर रखता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पानी के फ्लो को स्ट्रेट चैनल में मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो फोर्स का नाम याद रखिएगा, कोहेशन फोर्स एंड एडेशन फोर्स। अब आते हैं कि इसमें जो आपका मैकेनिज्म होता है, वहां पर सक्शन प्रेशर कहां पर जनरेट होता है। तो अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि पानी का ट्रांसफर होगा कैसे। यहाँ पर एक सिंपल सा हमने डायग्राम बनाया है, ये देख रहे हो, ये तुम्हारा लीफ का डायग्राम है, ठीक है ना। इस पे अगर ध्यान दे रहे हो तो ये ऊपर का तुम्हारा एपिडर्मिस है, ये इसका पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये जो गोल गोल देख रहे हो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। बीच में यहाँ पर देखो, ये जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द जाइलम पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ पर इस जगह ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, दिस इज द स्टोमाटा, ये स्टोमाटा है। और स्टोमाटा से आपकी क्या निकलती है, पानी निकलती है, H2O निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है, वेपर के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट कैसे हुआ। ये जो देख रहे हो खाली जगह, इस जगह में तुम्हारा क्या भरा होता है, पानी भरा होता है तुम्हारा वाटर वेपर के रूप में। ये पानी इस जगह से निकल गया स्टोमाटा से बाहर, तो जैसे निकला ना, तो यहाँ पर इस जगह में तुम्हारा पानी का क्या हो गया है, डिफिशियंसी एक प्रोड्यूस हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो पानी सारा का सारा पानी यहाँ से निकल गया तुम्हारा ट्रांसपायर होके। तो इस जगह पे आपकी वैक्यूम क्रिएट होगी। इस वैक्यूम को भरने के लिए ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग सेल, ये वाला सेल, इस वाले सेल से पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब आसपास के सेल से पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो इस वाले सेल में, इस वाले सेल में, इस वाले सेल में अब क्या हो गया है, पानी की डिफिशियंसी हो गई। अब ये सब सेल इस डिफिशियंसी को भरने के लिए क्या करेंगे, जाइलम के लीफ से पानी लेना शुरू करेंगे। यहां पर मैंने बनाया है ना, इस जगह पर देख रहे हो, ये जाइलम है। तो लीफ के जाइलम से पानी लेना शुरू करेंगे ताकि अपने डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकें। जब जाइलम पानी दे देगा, तो जाइलम आ जाएगा आपका किस स्टेट में, नेगेटिव स्टेट में, मतलब कि पानी इसमें डिफिशियंट हो गया। अब ये जाइलम, लीफ का जाइलम किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टेम के जाइलम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए ये स्टेम से पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अब इस स्टेम के जाइलम में आपकी कौन सी प्रेशर आ गई, नेगेटिव प्रेशर आपकी आ गई है। ये स्टेम का जाइलम ऐसे आपका ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंचेगा, नीचे के रूट सेल में, रूट सेल से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अब रूट सेल इसके अंदर में, यहां पर देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, इनके अंदर में पानी की डिफिशियंसी होगी। इस डिफिशियंसी को ये कहां तक बढ़ाएंगे, इस जगह तक। ये है तुम्हारा रूट हेयर, ठीक है। अल्टीमेटली किससे पानी ले लेंगे, रूट हेयर से पानी लेंगे। तो रूट हेयर चली जाएगी तुम्हारी नेगेटिव कंडीशन में। अब इसमें तुम्हारा पानी का कंसंट्रेशन क्या है, रूट हेयर में नेगेटिव हो गया, जबकि बाहर में जो सॉइल वाटर है इसमें पानी भरी हुई है। तो सॉइल वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हाई है, रूट हेयर के अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लो है। तो आपका सॉइल से पानी चला जाएगा किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जो पहला नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ था, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, वो कहां पर जनरेट हुआ था, लीफ के सेल में। कैसे जनरेट हुआ था, जब लीफ ने पहली बार पानी ट्रांसपायर किया था, तो उस सेल में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ। उस नेगेटिव प्रेशर को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने सराउंडिंग सेल से पानी लेना शुरू किया, जिसके कारण नेगेटिव प्रेशर सराउंडिंग सेल में गया। उस सराउंडिंग सेल ने पानी के डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए जाइलम से पानी लिया, जाइलम नेगेटिव प्रेशर में गया। जाइलम ऑफ लीफ ये जुड़ा रहता है जाइलम ऑफ स्टेम के साथ, तो ये नेगेटिव प्रेशर ऊपर से आपकी माइग्रेट करेगी किधर, नीचे की तरफ, ये चलती जाएगी नीचे की तरफ ये प्रेशर। और इस प्रेशर को फुलफिल करने के लिए ये रूट हेयर से पानी ले लेगा, जिसके कारण कि अल्टीमेटली ये प्रेशर कहां पर आ गया, रूट हेयर में। इस प्रेशर को फुलफिल करने के लिए वाटर फ्रॉम सॉइल इट विल मूव इनवर्ड, ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, और तुम्हारी बाहर से पूरी की पूरी पानी कहाँ चली गई, रूट हेयर के अंदर। फिर से ये रूट हेयर से ऐसे पानी ऊपर तक भेजा जाएगा। फिर से यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन होगा, नेगेटिव पूल जनरेट होगी। वो नेगेटिव पूल फिर से आएगी सॉइल के पास, और सॉइल से आपका वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो पहला इंपॉर्टेंस होता है एसेंट ऑफ सैप, दैट मींस इट हेल्प इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द शूट सिस्टम। तो ट्रांसपिरेशन के कारण नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, पूल जनरेट हुआ, जो कि एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। दूसरी चीज,
इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो जब आपकी ट्रांसपिरेशन होती है, मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल है जिसके अंदर ये सब सॉल्ट आपका भरा हुआ है, ठीक है, और साथ में आपका पानी है, ये जो डैश डैश देख रहे हो ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पूल में किसका डिस्चार्ज किया जाता है? वाटर। तो आपकी अगर किसी सेल से वाटर निकाल दी जाए तो वहां पर केवल क्या बचेगा? सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। इसी कारण से ट्रांसपिरेशन के कारण कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स जो होगा वो इंप्रूव होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि जब ह्यूमंस को बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? स्वेटिंग शुरू करते हैं। स्वेटिंग से हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा हीट जो होता है वो डेसिपेट हो जाता है। सेम मैनर में प्लांट जब इंटरनली बहुत गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है? उस हीट को, एक्सेस हीट को पानी के रूप में, वेपर के रूप में कन्वर्ट करके अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसी कारण से ये आपका कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मुझे ये बताइए, इसे समझने में कहीं कोई इशू आपको? ठीक है श्रेया, स्नेहा, ओके। तो ये हम लोगों का पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल हम लोग का कंप्लीट हो गया है। एक और टॉपिक बचा है मात्र, वो है आपकी इस चैप्टर में, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका हम कल फिनिश कर देंगे। और उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे वो मुझे बता दीजिए। हम लोगों का एक टॉपिक केमिस्ट्री हो गया है, कार्बन कंपाउंड, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। आपकी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, या फिर आप जो चैप्टर बोले। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट कर लेंगे। इस टॉपिक में कहीं कोई इशू नहीं है ना बाबू? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स फिनिश हो गया है। कल एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की रहेगी, वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि कल उसको पूरा का पूरा ही खत्म कर दें, ठीक है। चलिए कल अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।